सो हेलो बच्चों। तो आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, टेंथ क्लास तक तुमने साइंस में ही केमिस्ट्री को पढ़ा होगा। ठीक है, टेंथ क्लास से मैं पूरी चीज को अभी रिलेट करने वाला हूँ कि साइंस में तुमने 4 चैप्टर केमिस्ट्री के पढ़े होंगे। ठीक है, अगर तुम नॉर्मल किसी कोचिंग से या स्कूल से पढ़ के आ रहे हो तो तुमको एक ही टीचर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो पढ़ा देता है। ठीक है, तो तुमने केमिस्ट्री में 4 चैप्टर पढ़े होंगे: केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, अब तुम्हारा जो होता है ना कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब इतना बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते कि सर इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं, और इतने अच्छे लेवल तक हम ले जाएंगे चीजों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री। ठीक है, किसकी बात करने वाले बच्चा? केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले तो तुमने टेंथ में स्टार्ट तो कर दी होगी केमिस्ट्री किसी टीचर ने, बट ये बताया ही नहीं होगा हो सकता है कि केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें यही बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम बात किसकी करते हैं? तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो हम बात करते हैं, ठीक है, कि मैटर की प्रॉपर्टीज, मैटर की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, रिएक्शंस के बारे में हम बात करने वाले, जिस साइंस की ब्रांच में हम बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत छोटी सी बात जो कि तुम आसानी से लिख सकते हो। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन में तुमको लिखा देता हूं, लिखो: द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज क्या? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज कॉमा, प्रॉपर्टीज कॉमा स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज कॉमा स्ट्रक्चर, और एक वर्ड हम और ले सकते हैं सबसे पहले, क्या? प्रिपरेशन। प्रॉपर्टीज कॉमा स्ट्रक्चर कॉमा प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस, एंड रिएक्शंस, एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। बात क्लियर है क्या? केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री में हम बात करते हैं किसी भी मटेरियल सब्सटेंस की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और रिएक्शंस की बात करते हैं। 11th क्लास का सबसे फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे भी पहले मैंने तुमको केमिस्ट्री के बारे में मैं कुछ बातें तुमको बताने वाला हूं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के में हम क्या पढ़ते हैं वो बात समझ में आ गई सर? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं? केमिस्ट्री की इंपोर्टेंस के बारे में। अब मैं तुमको इसको 10th क्लास से ही रिलेट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि 10 टू जो 11th मूविंग बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत नई चीजें होती हैं। ठीक है, एक मॉल कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से पढ़ा दिया जाता है उनको, बहुत मतलब बिल्कुल बेसिक से हम बात करने वाले हैं, राइट? तो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम केमिस्ट्री? ठीक है, क्या जरूरत पड़ेगी? अब तुम तो ऐसे बोलोगे सर ऑब्वियसली जेई का एग्जाम दे रहे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें केमिस्ट्री आ रही है। बट हम इसको अगर डेली लाइफ से रिलेट करें, अगर मैं तुम्हारी 10th क्लास से इसको रिलेट कर दूं, जैसे फर्स्ट चैप्टर तुमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ी थी ना? तो उसमें तुमने फॉर्मूले पढ़े थे। अरे केमिकल फॉर्मूले पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? उसमें तुमने बैलेंसिंग सीखी थी। ये सब 11th में काम आती है। जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये बेसिक फंडामेंटल है। अगर हमको केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से सीखना है, तो बहुत बार इतने सालों से मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उसमें बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूले बनाने नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को बैलेंसिंग भी करना अभी अच्छे से नहीं आता। तो ये जो बेसिक्स होता है ना, तुमको करना क्या है अभी स्टार्टिंग में? जो 10th क्लास में तुमने 9th क्लास में फॉर्मूले बनाना सीखा होगा, ठीक है, बैलेंसिंग सीखी होगी, वो वापस रिपीट करनी है। क्योंकि अगर तुमको फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो कैसे मोल निकालोगे? तुम मोल नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो हम बहुत बेसिक से बात कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की, राइट? तो इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में तुमने फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कोरोजन पढ़ा होगा। अरे पढ़ा होगा ना कोरोजन? तो कोरोजन में क्या देखा होगा? रस्टिंग ऑफ आयरन। जो बेसिक हम देखते हैं कि हमारे घरों में लोहे के जो गेट होते हैं, आयरन के जो गेट होते हैं, उनपे क्या लग जाती है? रस्ट। तो ये हमारी डेली लाइफ से रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा? अरे कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है ना? उसके बाद दूसरा एग्जांपल लू मैं, जो हम चिप्स वगैरह खाते हैं, अरे खाते हैं सब नॉर्मल, हम जितने बच्चे देखते हैं वो नॉर्मल चिप्स वगैरह, उसमें
पैकेट्स में जो चिप्स होती हैं वो बहुत बहुत टाइम तक खराब नहीं होती। तो तुमने एक वर्ड देखा होगा, रेंसिडिटी। तुमने एक वर्ड देखा होगा, रेंसिडिटी। अरे देखा है कि नहीं देखा, ये 10th क्लास की बात कर रहा हूं मैं अभी, और धीरे धीरे हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ने वाले हैं फिर। रेंसिडिटी, नाइट्रोजन को पैक कर देते, नाइट्रोजन को फ्लश कर देते हैं उसके अंदर, किसके अंदर, पैकेट के अंदर, तो वो एक इनर्ट इन्वायरमेंट जनरेट कर देती थी, क्रिएट कर देती थी। तो ये पढ़ाई भी नहीं पढ़ा, तो ये भी डेली लाइफ से रिलेट कर दिया ना केमिस्ट्री को। सेकंड चैप्टर में बढ़ो आगे, एसिड बेस और सॉल्ट पढ़े है ना। एसिड, लेमन खट्टा होता है ना टेस्ट में, ये पढ़ा ही नहीं पढ़ा सेकंड चैप्टर में। बेस, सोप टेस्ट में क्या होता है, बिटर। सॉल्ट, सॉल्टी नेचर का होता है। तो घर में सब डेली यूज में नमक यूज में लेते हैं, सॉल्ट यूज में लेते हैं, तुमको पता है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो उसकी इंपोर्टेंस तुम अच्छी तरीके से जानते हो। तुमने प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी की जब हम बात करते हैं, तो घरों में तुम ये व्हाइट देखते हो, तो ये क्या है, पीओपी। सबने सुना होगा, सबके घरों में जो व्हाइट हम पीओपी देखते हैं, पीओपी की डिजाइन भी बनती है। तुमने सोल्ट के यूजेस भी रटे होंगे, कुछ बच्चों ने तो याद ही किए होंगे, ठीक है, कि सर इस सोल्ट का ये यूज होता है, इस सोल्ट का ये यूज होता है, ठीक है। तुमने बेकिंग सोडा पढ़ा होगा, वॉशिंग सोडा पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमने बात कर ली सेकंड चैप्टर की, ये इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में हम बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल की। किसकी बात करते हैं, मेटल और नॉन मेटल की। तो मेरे को एक चीज बताओ, मेटल और नॉन मेटल की इंपोर्टेंस कैसे, मेटल और नॉन मेटल की इंपोर्टेंस कैसे। तुमने मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी है क्या, कि कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कॉपर के वायर बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, अरे आते नहीं आते। तो कॉपर क्या है, मेटल, तो उसका यूज आ गया ना डेली लाइफ में। उसके बाद तुम बात करो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, पेंसिल, पेंसिल की जब हम बात करते हैं तो ग्रेफाइट आता है ना दिमाग के अंदर, अरे आता है नहीं आता। तो वही भी किसको, हमको डेली लाइफ से जोड़ रहा है नहीं जोड़ रहा। उसके बाद हम बात करते हैं अलॉयज की। और अलॉयज तो हर बच्चे को शायद हो सकता है भूल गया हो, जिस भी बच्चे ने इसको रटा होगा इसकी डेफिनेशन, वो बच्चा तो भूल चुका होगा कि अलॉयज होते क्या है सर, ठीक है। अलॉयज एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दो और दो से ज्यादा मेटल का, टू और मोर मेटल्स एंड मेटल एंड नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर होता है क्या, अलॉय। बात समझ में आ रही है क्या। जैसे अलॉय में हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा ब्रास हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा ये डेली लाइफ में यूज आते हैं। ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, ये सब चीजें, ठीक है, ये तुमने 10th के थर्ड चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ी, राइट। आगे बढ़ते हैं, जो तुमने फोर्थ चैप्टर देखा होगा, केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर 10th क्लास का, कार्बन एंड कंपाउंड देखा है ना। उसमें हो सकता है कि तुमको बस कार्बन के बारे में बता दिया हो और उसकी रिएक्शन रटवा दी गई हो। बट मैं तुमको एक चीज बताऊं, जब हम पढ़ते हैं ना, जब मैं बात करता हूँ कभी 10th क्लास में मेरे को मौका मिलता है पढ़ाने का कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर को, तो उसमें मैं इतनी फीलिंग की हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम 11th क्लास से स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पार्ट होता है। उसकी फीलिंग दिला देता हूं मैं 10th क्लास में, कार्बन एंड कंपाउंड में, ठीक है। तो कार्बन एंड कंपाउंड में तुमने देखा होगा कि सर कार्बन बहुत ज्यादा यूज में आता है, अरे ग्लूकोज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ठीक है। तो ये सब कार्बन से मिलके बने होते हैं कि नहीं बने होते, बने होते हैं ना। तो ये बात समझ में आ गई। तो हम अगर इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात करें, तो चाहे वो बायोलॉजिकल फील्ड हो, चाहे वो बायोलॉजिकल फील्ड हो, चाहे वो एसिड बेस सोल्ट की बात हो, चाहे वो ड्रग केमिस्ट्री की बात हो, चाहे हम फिजिक्स को रिलेट करें, उसमें हम कंडक्टर की बात करें, चाहे हम बैटरीज की बात करें जो आज के टाइम पे बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो हम बात करते हैं, अरे उसमें जो बैटरी लगती है उसमें क्या यूज में आती है, केमिस्ट्री यूज में आती है। तो मेरे हिसाब से इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री तुमको समझ में आ गया होगा। जितने भी आगे जाके अलग अलग ओएनजीसी में वर्क करने वाले हैं, जिनमें केमिस्ट्री बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो हमको इंडिया में अच्छे केमिस्ट की जरूरत है, ठीक है। अच्छे केमिस्ट कभी भी बैठे नहीं रहते, ठीक है, वो कभी भी बैठे नहीं रहते, ठीक है। उनको कोई से बहुत सारे फील्ड है, जैसे मैं फिजिक्स को रिलेट कर सकता हूँ, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, बैटरी, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। बायोलॉजी को मैं ड्रग केमिस्ट्री, एंटी कैंसर में हमारी केमिस्ट्री यूज में आती है, ब्रेन में हमारी केमिस्ट्री यूज में आती है। जो हम फूड ले रहे हैं इसमें जो रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन पढ़ी होगी ना तुमने, अरे पढ़ी है कि नहीं पढ़ी 10th क्लास में, रेस्पिरेशन पढ़ी है ना, उसमें भी क्या लग रही है, केमिस्ट्री यूज में आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये सब इंपोर्टेंस है किसकी, अरे किसकी इंपोर्टेंस है, केमिस्ट्री की इंपोर्टेंस।
सर इतनी बात समझ में आ गई, हमको ये तो समझ में आ गई केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सर इतनी बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बेसिक से एक अलग लेवल पे ले जाएंगे हम, ये तुमको थोड़ी ही देर में पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मैटर। मैटर सर क्या होता है मैटर? नाइन्थ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। कई बच्चों को जो कोचिंग वगैरह लेते हैं उनको बहुत बिगिनिंग में ही बता दिया जाता है मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ये जो मार्कर है मेरे हाथ में, ठीक है, ये जो पेन है वो भी क्या है? मैटर। क्यों सर? क्योंकि ये इसका कुछ मास होगा, इसको मैंने मेरे हैंड पे रख दिया, इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो इसको क्या बोलते हैं? मैटर। ये बात सबको समझ में आती है। चल इसके बाद अगर हम मैं मैटर को क्लासिफाई करूँ ना बच्चा, तो मैटर को मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ प्योर सब्सटेंस। ध्यान से देखना भाई, बेसिक चल रहा है बेसिक, और मैंने मेरे लाइफ में बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनको ये बेसिक ही क्लियर नहीं होता। प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। अभी धीरे धीरे तुमको पता लग जाएगा, तुम्हारे दिमाग के तार इतने अच्छे तरीके से मैं खोल दूंगा जो बिल्कुल उलझे हुए होंगे आज तक, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं किसी बच्चे से मेरी क्लास में क्वेश्चन पूछता हूँ ना कि जो हमारे घर में मिल्क आता है उसमें लिखा होता है 100% प्योर, अरे लिखा होता है ना, कभी देखा होगा तुमने यार, ठीक है, नहीं देखा हो तो अब देख लेना। तो क्या वो 100% प्योर होता है? तो क्या हम उसको प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं क्या? मत रख देना, मत रख देना, क्योंकि वो कैसा सब्सटेंस है? इम्प्योर सब्सटेंस है, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? मिक्सचर भी बोल सकता हूँ। अरे क्या बोल सकता हूँ इसको? मिक्सचर भी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सर मिल्क में क्या, मिल्क मिल्क में क्या प्रोटीन की ही हम बात करते हैं क्या? उसमें वाटर नहीं होता? चाहे कितना ही बोल लिया जाए, उसमें कुछ अमाउंट में तो क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। तो दो से ज्यादा सब्सटेंस हो गए ना, अरे दो से ज्यादा सब्सटेंस हो गए ना, तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे हम? मिक्सचर की कैटेगरी में रखेंगे। किस कैटेगरी में रखेंगे? मिक्सचर की कैटेगरी में रखेंगे। तो सर प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या होगी? प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन होगी सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन होगी बच्चा सेम काइंड ऑफ पार्टिकल। जो मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं ना अभी, धीरे धीरे तुमको आइडिया लगेगा उसमें। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि जो 11 12 पढ़ रहे थे उनको भी थोड़ा थोड़ा बेसिक कमजोर होता ही है, ठीक है। मोल निकालना सीख लेते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं, लेकिन ये जो थोड़ा सा जो ये बेसिक है ना, उनसे कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो देखो, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स उसको क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। अब सर ये पार्टिकल्स का मतलब बता दो एक बार थोड़ा सा। पार्टिकल्स में बच्चा तुम्हारे एटम्स आ गए, पार्टिकल्स में तुम्हारे बच्चा एटम्स आ गए, मोलिक्यूल्स आ गए, आयंस आ गए, एक्सेट्रा। एटम्स आ गए, मोलिक्यूल्स आ गए, आयंस आ गए, एक्सेट्रा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसको मैं फर्दर क्लासिफाई कर सकता हूँ, फर्दर क्लासिफाई कर सकता हूँ प्योर सब्सटेंस को किस किस में? एलिमेंट, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड में। धीरे धीरे हम उन चीजों पे पहुंचने वाले हैं जो हमारे लेवल की बातें आने वाली है कुछ ही टाइम में, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है बच्चा? एलिमेंट होता है सर सेम काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट क्या होता है? सेम काइंड ऑफ एटम्स। जब तुम थर्ड चैप्टर पढ़ोगे 11th क्लास का, पीरियोडिक टेबल जिसका नाम है, आज तक 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है, जिसमें तुम क्लासिफाई, इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकता हूं मैं किसमें? मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड में, जो कि तुम 11th क्लास के थर्ड चैप्टर में देखने वाले हो पीरियोडिक टेबल में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इस सर इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? अरे बोला तो सही अभी, 118 एलिमेंट जिसमें तुम्हारे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर ये सब आ गए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो, कंपाउंड क्या होता है सर? कंपाउंड होता है टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स which combine in fixed ratio, which combine in fixed ratio, in fixed ratio by fixed ratio by mass। ठीक है, ये क्या होता है? कंपाउंड क्या होता है? एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो कि फिक्स रेशियो बाई मास में क्या होंगे? कंबाइन होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
फिक्स रेशियो बाई मास में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, ठीक है। ये सब मेरे को पता है, ये आता है तुमको अच्छी तरीके से। सर जैसे H2O का एग्जांपल ले रहे हो ना सर, H2O को हमने बहुत बारीकी से देखा है, वो तो हाइड्रोजन होता है इसमें, और एक क्या होता है बच्चा, ऑक्सीजन होता है। तो इसका जो मास रेशियो होता है वो कितना होता है, इसका जो मास रेशियो निकालते हो तुम, टू इस रेशियो, अगर मैं बात करूं 16, तो इसका जो मास रेशियो निकलता है वो कितना निकलता है, 1:8। ये सेकंड लॉ है, ये हम जब लॉस पढ़ेंगे मॉल कॉन्सेप्ट में, उसमें बात करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चाहे पानी कहीं का भी हो, चाहे पानी तुम्हारे घर का हो, चाहे किसी रिवर का हो, चाहे किसी सी का हो, समुद्र का हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होता है ना वाटर में, वो फिक्स होता है। अरे वो क्या होता है, फिक्स होता है। कितना होता है, 1:8। कितना होता है, 1:8। मेरे हिसाब से प्योर सब्सटेंस क्लियर, एलिमेंट कंपाउंड मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। एलिमेंट क्या होता है, सेम काइंड ऑफ एटम। कंपाउंड क्या होते हैं, टू और मोर, टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स विच कंबाइन इन फिक्स रेशियो बाई मास। बात समझ में आ गई। चलो सर इम्प्योर सब्सटेंस की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस की तरफ। तो देखो यहाँ पे मैं दो चीजें बताने वाला हूं। पहली, अगर मैं, पहले तो इम्प्योर सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स है ना, और तुमने ऐसे ही मिक्स कर दिया, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आयरन लिया, सल्फर लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट क्या कर दिया, मिक्स, तो उसको बोलेंगे मिक्सचर। तो इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं, एक तो इसका फर्दर क्लासिफाई कर सकता हूं, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बात समझ में आ रही है क्या, अरे बात समझ में आ रही है क्या, इतनी बात बोल दो। अभी बेसिक चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चल रहा है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, एक बार ये बेसिक पढ़ लो, कोई नहीं पढ़ाता ये। मोल कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट होता है ना, तो बहुत रेयर है डायरेक्ट मोल से पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत बेसिक है, आराम से देखो। इम्प्योर सब्सटेंस समझ में आ गया, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स जिसको जस्ट क्या कर दो, मिक्स, उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सर नींबू पानी पीते हैं ना, अरे गर्मी का टाइम में नींबू पानी पीते हो नहीं पीते, तो पानी में तुमने क्या बोल दी, क्या डिजोल्व कर दिया, शुगर। कुछ टाइम बाद तुम पानी और शुगर को अलग अलग कर सकते हो क्या, अरे कर सकते हो क्या, नहीं बनाया हो तो कभी मम्मी और पापा, कभी कभी मम्मी को ऑब्जर्व कर लेना बनाते हुए, तो तुमको पता लग जाएगा। कभी पानी में हमने शुगर डिजोल्व कर दी, और बहुत सारे बच्चों ने बना भी लिया होगा यार अब तक, है ना। तो पानी में शुगर डिजोल्व कर दी, पानी और शुगर को अलग अलग कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। तो वो कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर। ये इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, सबसे यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं कंपोनेंट्स, क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्स। तुम इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, कोई सा भी एग्जाम्पल। जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं ना, जब 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट होता है, तो उसकी डेफिनेशन ये बोली जाती है कि सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अरे तुम्हारे सराउंड में गैसेज है, तुम्हारे सराउंड में गैसेज है, वो कैसा मिक्सचर बोलोगे तुम, अरे कैसा मिक्सचर बोलोगे तुम, ये बता सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नहीं बता सकते ना। तो वो कैसा मिक्सचर हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। सर हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है फिर, अरे हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे पानी में तुमने मिला दिया सेंड, अरे पानी में क्या मिला दिया तुमने, सेंड मिला दिया, तो कुछ टाइम पे तुम देखोगे, एक सर्टेन टाइम पे तो डिजोल्व हो जाएगी, बट जैसे ही उसको छोड़ोगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो बताओ वो कैसे मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। कैसे मिक्सचर का एग्जांपल हो गया वो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। क्लियर होगी सारी चीजें, देख लो एक बार, लिख लो फटाफट, लिख लो, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, लिख लिया होगा आराम से, ठीक है, पॉज करके तुम आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, इसके बाद मैटर का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत बेसिक से हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। अरे जब तुम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करोगे ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से ही स्टार्ट है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर दिया है हमने, यहां से ही, यहां से हमने क्या स्टार्ट कर दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तुम हेडिंग भी लिख सकते हो पहले, स्टार्टिंग में तुम इससे पहले आराम से हेडिंग लिख लो ऊपर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या मोल कॉन्सेप्ट, आराम से हेडिंग लिख लो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और जो कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है, हर जगह मोल कॉन्सेप्ट के नाम से इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, चलो तो फिर
सर स्टेट्स ऑफ मैटर हमने 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, 3 स्टेट्स में हम बात करते हैं, वैसे 4-5 भी हो सकती है, ठीक है, हमने पढ़ाई है, प्लाज्मा भी पढ़ी है, ठीक है, बट हम अभी हम मेन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करी है। ठीक, अगर मैं सॉलिड की बात करूं, ये जो मेरे हाथ में ये जो पेन है वो सॉलिड है। कैसे बोल सकते हैं इसको सॉलिड? कि इसमें जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कैसा है, स्ट्रांग है। अरे स्ट्रांग है, जब भी तो इसकी क्या क्या इसकी शेप चेंज हो रही है क्या? अरे क्या इसकी शेप चेंज हो रही है क्या? मैंने इसको मेरे हाथ पे रख दिया, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, तो क्या इसकी शेप चेंज हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। क्या इसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। तो इसमें क्या लिख सकते हो तुम, सॉलिड्स हैव, लिख लो, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। चलो लिक्विड की बात करते हैं सर। लिक्विड की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना बच्चा, ध्यान से देखना कि मैंने एक कंटेनर बनाया, उसमें 50 ml वाटर ले लिया। बहुत बेसिक से बात कर रहे हैं और अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे, वो तुमको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, है ना? ठीक है, एक 10-15 मिनट की वीडियो से तुम जज नहीं कर सकते किसी चीज को, राइट, है ना? इतने समझदार तो तुम हो, मेरे को पता है। ठीक है, और इसके बाद तुम इसको इसी को इसी इसी 50 ml को तुमने इसमें डाल दिया, बड़े वाले बीकर में। तुमको दिख रहा है इन दोनों की साइज क्या है? अरे अलग अलग है ना। मेरे को बताओ, जो पहले यहाँ पे शेप ले रखा था, क्या यहाँ पे भी वही शेप ले रखा है? नहीं ले रखा। तो शेप तो क्या हो गई? शेप तो क्या हो गई? चेंज हो गई। अरे चेंज हो गई ना, दिख रहा है ना साफ। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे 50 ml था, क्या यहाँ पे 100 ml हो गया, हुआ क्या? सर कैसी बात कर रहे हो? सर कैसी बात कर रहे हो? मतलब 50 ml का आपने 100 ml पानी बना दिया? नहीं सर, पहले भी 50 ml था और अभी भी कितना होगा? 50 ml ही होगा। तो वॉल्यूम डेफिनेट रहती है, बट शेप लिक्विड की फिक्स नहीं होती है। बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ोगे गैस पे, चल। तो अगर अब मैं गैस की बात करूं, तो मेरे को एक चीज देखना देखना भाई ध्यान से। अब मैं यहाँ पे इसी इसी डायग्राम को वापस बनाता हूँ, देखना भाई ध्यान से। अब तुमको यहां से लगेगा हाँ यार, ये टीचर जो पढ़ा रहा है ना, उसमें दम तो है भाई, उसमें दम तो है। ये एक कंटेनर ले लिया मैंने, ठीक है, ये कंटेनर ले लिया मैंने, ठीक है, इसमें मैंने इसमें मैंने 50 ml गैस भर रखी है। क्या भर रखी है बच्चा? 50 ml गैस भर रखी है, राइट। अब इसमें क्या किया मैंने, इस कंटेनर में से इस कंटेनर में मैंने इस गैस को डाल दिया। ये गैस है, ये गैस है ना, ये गैस है। पता चले तो उसको लिक्विड समझ लो, है ना? क्या है ये? गैस है, ठीक। तो मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, क्या इस गैस की जो शेप होगी, जो इस कंटेनर में थी, वो क्या सेम रहेगी क्या? अरे बोलो यार, अरे बोलो, क्या सेम रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। तो ये जो गैस तुमने इस कंटेनर में डाली, वो इस कंटेनर की शेप ले ली होगी। तो सर ये तो समझ में आता है कि डेफिनेट शेप तो नहीं होती। आओ वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। अब बच्चों को नहीं होता ये क्लियर। तुमने 50 ml गैस को, ये रटवा दिया जाता है 9th क्लास से कि गैस गैस की जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होती, फिक्स नहीं होती, फिक्स नहीं होती। क्यों नहीं होती, आओ समझ लो। ये 100 ml का कंटेनर है। ये कितने ml का कंटेनर है? 100 ml का। तो तुमने इस गैस को इसमें डाल दिया। तो गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होता है, बहुत दूर दूर होते हैं। अरे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत क्या होता है, कम होता है। तो जैसे ही इतनी 50 ml गैस को तुमने 100 ml कंटेनर में डाला, तो ये पूरे के पूरे कंटेनर को क्या कर लेगी? ऑक्यूपाई कर लेगी। पूरे के पूरे कंटेनर को क्या कर लेगी? ऑक्यूपाई कर लेगी। अरे बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो अब इस गैस की वॉल्यूम क्या होगी? 100 ml होगी। इस गैस की वॉल्यूम क्या होगी? 100 ml होगी। तो क्या हम गैस में ये बात लिख सकते हैं कि सर नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। तुमको एक चीज बता देता हूं, 11th क्लास में जब स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट होता है, वो यहीं से स्टार्ट होता है। तुमको कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर क्या मजाक चल रहा है हमारे साथ, ये तो हमको सबको पता है। बट ये जो मैं चीज बताने वाला हूं ना अभी, कि यहाँ पे अगर मैं इस गैस को अगर मैं बोलूं, अगर मैं एक वर्ड पढ़ोगे तुम आगे जाके, आइडियल गैस क्या होता है क्या नहीं होता उसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा, उसका अभी टाइम नहीं है, ठीक है। उसकी बात अभी तुमको समझ में नहीं आएगी, लेकिन लेकिन तुम आइडियल गैस के लिए ये लिख सकते हो कि सर वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्या बात है सर, वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये लिख सकते हो तुम, आराम से देख लो।
लेकिन आइडियल गैस क्या होती है क्या नहीं होती वो सब टाइम के साथ उनको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी जितना भी तुम मोल कॉन्सेप्ट में गैस की बात करोगे ना वो आइडियल गैस की बात करोगे, तो उसमें जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगी वो किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। अगर मैं इसी गैस को 200 ml कंटेनर में डाल देता या 200 ml कंटेनर में डाल देता तो क्या होती, उस गैस की वॉल्यूम क्या हो जाती, 200 ml। बात समझ में आ गई। क्या इन तीनों में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सर सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होते हैं। स्पेस, क्या सही बोला मैंने? नहीं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। अरे दो चीजों को तुमने बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से जोड़ रखा है, क्या ये दूर बच जा पाएंगे, क्या नहीं जा पाएंगे। लिक्विड में थोड़े इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, गैस में तो बहुत ही कम होते हैं। तो ये आप आराम से पूरे कंटेनर में क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है। स्पेस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आराम से देख लो, इसकी डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट क्या क्या वॉल्यूम, नॉन डेफिनेट शेप, और इसकी नाइदर डेफिनेट शेप नॉन डेफिनेट वॉल्यूम। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलो अब हम इनके कन्वर्जन की बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं कि सर सॉलिड, ये सब तुमने कभी ना कभी देखा है, बट तुम एक बार मेरे से चीजें देख सकते हो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बेसिक कमजोर रह जाए, क्योंकि मैं जितने बच्चों को देखता हूँ जो जेई और नीट की प्रिपरेशन करने आते हैं, ऐसा नहीं है हर बच्चा इन सब में स्ट्रांग हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है उसको ऐसी गाइडेंस ही नहीं मिली हो। मेरे, जब मैं आईआईटी कानपुर से पास आउट हूं मैं, तो उसमें जब एक आईआईटी के प्रोफेसर की मेरे को बात याद आती है कि उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही थी कि हमेशा है ना बच्चों की गलती नहीं होती। तो हमेशा है ना बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते कि इस बच्चे को ये नहीं आता, इस बच्चे को ये नहीं आता, इस बच्चे का तो बेसिक बिल्कुल कमजोर है, इस बच्चे को तो ये, तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता। जितने भी तुम ये टीचर, हम जब क्लासरूम में टीचर ऐसा बोलते हैं ना, उतने ऊपर मत लिया करो। मैं सच बता रहा हूँ, कई बार 150 बच्चों की, 100 बच्चों की क्लास में अगर टीचर ऐसा बोल देता है ना किसी बच्चे को, तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, पढ़ना धीरे धीरे कम कर देता है, एक टाइम के बाद उसको लगता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये सब है ना बिल्कुल मिथ है। मतलब मैं इन चीजों को बिल्कुल है ना गलत मानता हूँ कि अरे नहीं आता उस बच्चे की गलती। आईआईटी के प्रोफेसर ने बहुत प्यारी बात ये कही कि हमेशा बच्चे की गलती नहीं होती, हो सकता है उसको ऐसी गाइडेंस मिली ही नहीं हो अभी तक, उस बच्चे को ऐसी गाइडेंस अभी तक मिली नहीं हो कि तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो। तो भैया जब भी हम क्लास में जाते हैं, मैं क्लास में जाता हूँ तो हमेशा यही सोच के जाता हूँ कि बच्चों को कुछ नहीं आता। अरे जब भी तो इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो क्या जरूरत है मेरे को ये पढ़ाने की, मैं डायरेक्ट मोल कॉन्सेप्ट पे भी आ सकता था ना। लेकिन क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने बहुत सारे बच्चे, क्योंकि एवरेज बच्चों की जो जनता है ना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो जिनका नंबर है एवरेज बच्चों का बहुत ज्यादा होता है। तो आराम से देखो, एक एक चीज आराम से देखो, और धीरे धीरे हम उस लेवल तक बात करेंगे, वो तुमको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो सॉलिड से अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चा, अरे याद करो, मेल्टिंग, मेल्टिंग बोलते हैं ना। सॉलिड से लिक्विड को चेंज करते हो तो क्या करते हो, हीट करते हो ना। और सॉलिड से लिक्विड को चेंज कर रहे हो तो उस प्रोसेस का क्या नाम होता है, मेल्टिंग। लिक्विड से गैस क्या बोलते हो इसको, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन बोलते हैं सर। ये सब बच्चों को याद आ रहा होगा, मेरे को पता है सब बच्चों को याद आ रहा होगा। इसके बाद गैस से लिक्विड की तरफ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ये 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया जाता है। लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? गैस से लिक्विड जाओगे हीट रिलीज होगी, लिक्विड से सॉलिड जाओगे हीट रिलीज होगी, लेकिन सॉलिड से लिक्विड जाओगे तो हीट देनी पड़ेगी, लिक्विड से गैस जाओगे तो हीट देनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? अगर मैं तुमको डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड पहुंचा दूं, अरे अगर डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड पहुंचा दूं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। लिख लो, ऊपर वाले को बोलते हैं सब्लिमेशन। लिख लो, सॉलिड से डायरेक्ट गैस के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। विदाउट लिक्विड में चेंज हुए, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है। और इसको हम गैस से अगर लिक्विड की बात करें, गैस से अगर सॉलिड की बात करें डायरेक्ट, तो इसको बोलते हैं डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन। डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन, आराम से लिख लो, ये बेसिक है। ये थर्मोडायनेमिक्स में भी टीचर बताते हैं, ठीक है, जब वहां पे बताएंगे तुमको आराम से समझ में आ जाएगा, सर ये तुमको आता ही है। ये क्या बता रहे हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, सॉलिड से डायरेक्ट गैस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे बोलो यार, अरे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। गैस से सॉलिड को क्या बोलते हैं, डीसब्लिमेशन। बात समझ में आती है?
तो ये हमारी हो गई क्या बच्चा, स्टेट्स ऑफ मैटर। उनमें हमने कन्वर्जन भी पढ़ लिया, बात समझ में आ रही है। अब हम और स्टार्ट करते हैं आगे एक नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एटम। एटम क्या होता है, एटम। ठीक है, सबने देखा, सबको पता है, ठीक है, कि सर ये जो आप अभी मैटर पढ़ा रहे थे ना, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो लिख लो, लिख लो, इट इज द it is the smallest particle of it is the smallest particle of matter it is the smallest particle of matter comma comma which take comma which take part in a comma which take part in a chemical reaction comma which take part in a chemical reaction। लिख लिया बच्चा। मेरे हिसाब से एटम की डेफिनेशन क्लियर होगी कि सर इस मैटर का स्मॉलेस्ट, इस बोर्ड का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, एटम है। वो हर केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्ट लेता है, उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अब ये एटम इट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। बात समझ में आ गई। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एटम के बाद अगर हम बात करें कि सर अभी आपने बोला, अगर एटम के ऊपर की हम थ्योरी की बात करें, साइंटिफिक थ्योरी की बात करें, तो है ना जो एटम, अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे 11th क्लास की, उसमें स्टार्टिंग में ना बहुत बहुत ज्यादा है ना केमिस्ट्री के बारे में बातें लिख रखी हैं। ये जितनी भी बातें मैंने तुमको बोली ना, तुमको ऐसा लग रहा है कि सर क्या मजाक चल रहा है। सब बच्चा 11th क्लास की फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लाइन टू लाइन लिख रखा है, लाइन टू लाइन लिख रखा है इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, कि केमिस्ट्री की डेवलपमेंट कैसे हुई, केमिस्ट्री की डेवलपमेंट के बाद वो स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर क्या होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन, उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें इंटरचेंज की बात कर रखी है, उसके बाद वो एटम पे पहुंचे। तुमको एक खास बात बताऊं, एटम की जो सबसे पहले साइंटिफिक थ्योरी की बात थी, वो दी थी किसने, डॉल्टन। किसने दी थी, डॉल्टन। तो इसकी थ्योरी को हम नाम जानते हैं, इस थ्योरी को, ये भी तुमने पढ़ा है 9th क्लास में। सर ये आप हर चीज को 9 10 से जोड़ देते हो। अरे मेरे को पता है ना, बच्चा अगर कनेक्ट कर जाता है ना चीजों को, तो उसको 11th क्लास कभी भी भारी नहीं लगेगी। ये मैं तुमको आज ही बता देता हूँ, फर्स्ट लेक्चर में ही। अगर तुमने रिलेट कर ली ना चीजों को कि सर ये तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है हमको, तो फिर तो भैया हो गया काम, फिर हमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे मैं सन लिख देता हूँ, 1808 की बात है ये, 1808 की बात है। और मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा जिसको ये चीजें आती हैं, वो आराम से इसको तेजी से देख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्किप कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बार तो देख ही लेना, ठीक है, जो भी नया बच्चा 10 to 11 मूविंग का रहता है। हाँ भाई, तो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, डॉल्टन ने ये थ्योरी दी थी, सबसे पहली, सबसे पहली साइंटिफिक थ्योरी थी, जिसमें उसके कुछ पोस्टुलेट थे, जो कि एनसीईआरटी में, नीट के एग्जाम में, इवन मेंस के एग्जाम में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स में। तो आ जाओ उनको बात कर लेते हैं। फर्स्ट, फर्स्ट लिखो, लिखो, मैटर कंसिस्ट, मैटर कंसिस्ट, मैटर कंसिस्ट इनडिविजिबल एटम्स। पहले ये लिख लो, मैं साइड हो जाता हूं, लिखो। हाँ लिखा गया, अरे लिख लिया गया। तो लिखो फर्स्ट पोस्टुलेट, लिखो, हेडिंग डालो पोस्टुलेट्स, हेडिंग डाल लेना यहाँ पे पोस्टुलेट, और फर्स्ट पोस्टुलेट लिखो, मैटर कंसिस्ट ऑफ, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। लिख लिया गया, अरे लिख लिया गया। चलो सेकंड पोस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं। अब फर्स्ट पोस्टुलेट में मेरे हिसाब से ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल एटम बोल दिया इसने। अरे मैटर जो है इसका स्मॉलेस्ट पार्ट को उसने क्या बोल दिया, एटम बोल दिया। मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोल दिया इसने, एटम बोल दिया। बात समझ में आ गई। चलो इसके बाद सेकंड पोस्टुलेट लिखो, लिखो सेकंड पोस्टुलेट, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव, हैव सेम प्रॉपर्टीज, हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो, हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज,
हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज लाइक लाइक आइडेंटिकल मास, या लाइक, हाँ लिख सकते हो लाइक आइडेंटिकल मास। मतलब इधर देखो, मतलब इधर देखो, एक ही एलिमेंट के एटम का जो प्रॉपर्टीज होंगी ना वो क्या होंगी, सेम होंगी। अरे इधर देखो यार, ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है, इसमें हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, अरे है कि नहीं है? तो बताओ इनका मास क्या अलग अलग होगा क्या? अरे क्या इनका मास अलग अलग होगा क्या? सेम होगा ना। इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या अलग अलग होगी क्या? नहीं होगी। रटना नहीं है, इन पोस्टुलेट को समझना है, ठीक है। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज, और उनमें हम बोल सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में फॉर एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, उनका आइडेंटिकल मास। बात समझ में आ गई? तो मेरे को एक चीज बताओ, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का प्रॉपर्टीज क्या होगी? अरे प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी ना। इनके जो मास होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे ना। तो लिख लो इसी में कंटिन्यू करके, लिख लो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव हैव डिफरेंट masses, हैव डिफरेंट मास। देख लो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास। दो पोस्टुलेट समझ में आ गए? अरे दो पोस्टुलेट समझ में आ गए, चल तीसरे पोस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, ये जो कंपाउंड है, जो कंपाउंड का फॉर्मेशन है, वो ये जैसे ये कंपाउंड है ना, अरे मान अभी तो समझाया था, आज के लेक्चर में तो समझाया ये कंपाउंड है, टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट से बना है। तो डॉल्टन ने ये बोला कि ये जो कंपाउंड है ना वो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना होता है, लेकिन फिक्स रेशियो में। लेकिन किसमें? फिक्स रेशियो में। कैसे? इसमें कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है। इसमें कितने ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन। अरे है या नहीं है? तो इसमें रेशियो बताओ। अरे रेशियो बताओ, 2:1। क्या होता है? 2:1 है। अरे क्या कभी तुमने ये पढ़ा है क्या कि वाटर जो मिलके बना होता है वो 2.5 और एक ऑक्सीजन से मिलके बना होता है? कभी पढ़ा है क्या तुमने? ये नहीं पढ़ा ना। तो डॉल्टन ने ये बोला कि जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ना वो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, लेकिन किसमें कंबाइन होते हैं? वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। किसमें कंबाइन होते हैं? वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। तो लिख लो, थर्ड पोस्टुलेट लिखो, लिखो मैं लिखा देता हूं। कंपाउंड्स, compound formed, compounds formed from from atoms of different elements, from atoms of different elements in in fixed ratio, in fixed ratio। अब इसमें तुम फिक्स्ड होल नंबर रेशियो भी कर सकते हो, है ना, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो भी कर सकते हो। ये एनसीईआरटी में जो था वो वैसे मैंने लिखा दिया, ठीक है। कई जगह तुमको फिक्स्ड स्मॉल होल नंबर रेशियो भी मिल सकता है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी समझाया तो सही कि सर हमेशा 2:1 होगा। जैसे CO2 की बात करो, अरे CO2 की बात करो तो एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, तो रेशियो क्या होगा? 1:2। बात समझ में आ गई? चल फोर्थ पोस्टुलेट की तरफ हम बात करते हैं। तो फोर्थ पोस्टुलेट कहता है, फोर्थ पोस्टुलेट कहता है, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी, ध्यान से देखना, Mg+O2 विच गिव्स MgO। ठीक। अब मेरे को इस चीज में बताओ, क्या कोई एटम क्रिएट हुआ क्या इस रिएक्शन में? अरे क्या कोई नया एटम आया क्या? क्या यहाँ पे कोई ये जब रिएक्शन हुई तो क्या यहाँ पे कोई नाइट्रोजन एटम आ गया क्या? क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एटम आ गया? नहीं आया ना। तो सर किसी केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम क्रिएट होता है। अब मेरे को एक चीज बताओ, Mg और ऑक्सीजन में कोई गायब हो गया क्या? अरे अगर मैं इसकी रिएक्शन है इसको बैलेंस करके लिखूं तो क्या Mg और ऑक्सीजन में कोई एटम नहीं हुआ ना। तो डॉल्टन ने यह बोला कि किसी केमिकल रिएक्शन में एटम्स का केवल क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन। ना तो एटम क्रिएट होता है, ना एटम डिस्ट्रॉय होता है। तो लिख लो, फोर्थ पोस्टुलेट लिख लो, खत्म करते हैं इसको। लिखो, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, या ऐसे लिख सकते हो, अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व reorganization of atoms, a chemical reaction involved reorganization of atoms। और इसी में कंटिन्यू करो, atoms, atoms neither be created, atoms neither be created nor destroyed, atoms neither be created nor destroyed
इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन। चारों पोस्टुलेट क्लियर हो गए। मैं एक बार फटाफट वापिस बोल देता हूं तुमको। पहला पोस्टुलेट, मैटर क्या होता है, क्या किसको कंसिस्ट करता है, किसका बना होता है, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या बोला उसने, एटम। दूसरा क्या बोला, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम्स की प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम। जैसे आइडेंटिकल मास, उसमें उसी में मैंने एक पॉइंट लिखा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट क्या होगी, प्रॉपर्टीज होंगी। और जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट मास। तीसरा क्या बोला मैंने, जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट का फिक्स रेशो। समझ में आ गया। फोर्थ मैंने बोला किसी केमिकल रिएक्शन में एटम्स का क्या होता है, केवल रीऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है, केवल रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ना तो एटम क्रिएट होता है, ना ही एटम डिस्ट्रॉय हो। बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ेंगे। अब ये जितने भी तुमने पोस्टुलेट देखे हैं ना, वो सब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, सब धीरे धीरे गलत प्रूफ होते जाएंगे, है ना, सब धीरे धीरे। अभी मैं फर्स्ट वाले पोस्टुलेट को ही गलत प्रूफ कर देता हूँ। आ जाओ, आ जाओ। बट सर आप ऐसे बोल रहे हो कि गलत प्रूफ कर रहे हो, मतलब गलत है ये, तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? अरे भाई, कोई भी डिस्कवरी होती है, जो 1808 की बात है, उस टाइम पे तो सबसे पहले बात जो सबसे पहले एटम की जो साइंटिफिक थ्योरी थी एटम के बारे में, वो किसने दी, डॉल्टन को। तो पढ़ना तो बनता है ना यार, इतना तो ऑनर देना पड़ेगा ना उस साइंटिस्ट को कि उसने सबसे पहले ये थ्योरी बताई। भले ही ये आज के टाइम पे नहीं मानी जा रही, भले ही ये आज के टाइम पे नहीं मानी जा रही, बट उस टाइम के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, इसलिए हम इसको पढ़े। बात समझ में आ गई? चलो, इसके बाद हम बात करते हैं एटम्स। एटम की ही बात कर रहे हैं, राइट? लिखो, एटम्स आर मेड अप ऑफ एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोले तो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सर ये भी नाइन्थ क्लास के फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था हमने, ये भी हमने नाइन्थ क्लास के फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। आ जाओ देख लेते हैं कितना पढ़ा था तुमने, आ जाओ इधर आ जाओ। तो इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखने वाले, तो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, फंडामेंटल फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ या सम प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक, चलो तो कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, आ जाओ। यहां पे मैं लिखने वाला हूं नेम, ठीक है, यहां पे मैं लिखने वाला हूं सिंबल, ठीक है, यहां पे मैं लिखने वाला हूं एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज, यहां पे मैं लिखने वाला हूं रिलेटिव चार्ज, यहां पे मैं लिखने वाला हूं मास इन केजी, ठीक, और यहां पे मैं लिखने वाला हूं अप्रोक्सीमेट मास इन एएमयू। अब ये एएमयू क्या होता है इसको भूल जाओ, अभी इसका कोई काम नहीं, अभी हम पढ़ेंगे जब याद आ जब जब पता लग जाएगा तुमको ये एएमयू क्या होता है, ठीक है, कई बच्चों को पता भी होगा। चलो, तो नेम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तुम मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो, अब तुम मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो, इसका सिंबल ई माइनस पी प्लस एन, एब्सोल्यूट चार्ज माइनस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अरे चार्ज की यूनिट तुमने पढ़ी होगी यार, ये पढ़ा देते हैं फिजिक्स में, कूलम होती है, ठीक है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। क्या बात कर रहे हो, अरे न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है क्या, नहीं होता न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज, ठीक है। इसके बाद रिलेटिव चार्ज। अब मैं तुम्हें एक खास बात बता देता हूँ, तुम्हें एक खास बात बताता हूँ, जब भी ये रिलेटिव वर्ड आए ना, किसी के भी आगे लगाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुमको मास ऑफ ए दे रखा है 20 kg, ध्यान से देखना यार, ये वर्ड बार बार आएगा और बार बार तुमको दिक्कत करेगा। और मास ऑफ बी दे रखा है 40 kg, मास ऑफ ए दे रखा है 20 kg, मास ऑफ बी दे रखा है कितना, 40 kg, ठीक है। तो मेरे को अगर निकालना है मास ऑफ ए रिलेटिव टू मास ऑफ बी, अरे ध्यान से देखना, ये काम आती है, ये ऐसा लगता है कि हमको सर सब कुछ आता है, बट अभी पता लग जाएगा धीरे धीरे तुमको, ठीक है। तो अगर मैं मास ऑफ ए रिलेटिव टू मास ऑफ बी जिसके भी रिलेट में करते हैं ना, उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो इसका क्या आंसर आएगा, 20 kg डिवाइड बाई 40 kg,
कितना आ जाएगा 1/2। सर ये क्या सिखा रहे हो? अरे किसी भी रिलेट में ये वर्ड आ जाए ना और जिसके रिलेट में करते हैं उसका क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बात समझ में आ गई क्या? चलो, तो सर फिर इसका, ये आपने जो समझाया ना यहाँ पे, इसका क्या रोल है यहाँ पे? देखो आप अभी तुमको समझ में आ जाएगा। ये मैं मिटा देता हूँ, ये तो बस केवल समझाने के लिए था। चल, इसके बाद अगर मैं रिलेटिव चार्ज की बात करूं तो मैं इस वैल्यू के रेस्पेक्ट में रिलेटिव चार्ज निकाल, क्या बात कर रहे हो सर? आ जाओ, आ जाओ। जो वैल्यू में तुमको डायरेक्ट हटा दी जाती है वो कैसे आई, आ जाओ। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास की बात करूं तो -1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम डिवाइड बाई 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम। माइनस नहीं लिया मैंने, केवल ये वैल्यू ली है, तो ये वैल्यू कट जाएगी, कितना आ जाएगा -1। तो मैंने किस वैल्यू के रेस्पेक्ट में निकाला, इस वैल्यू के रेस्पेक्ट में सबका निकाल रहा हूं। तो बताओ इसका रिलेटिव चार्ज कितना आएगा, -1। इसका कितना आएगा, +1। इसका कितना आएगा, जी। तुम इसको याद भी कर सकते हो, तुम्हारी जैसी मर्जी हो। मैंने निकालना भी बता दिया, बेसिक निकालना होता है। चलो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मास, मास होता है इसका 9.11 इंटू 10⁻31 kg। इसका मास होता है 1.6726 इंटू 10⁻27 kg। और इसका मास होता है 1.6749 इंटू 10⁻27 kg। ठीक। एएमयू में अगर मैं बात करूं, इसका अप्रोक्सीमेट मास 0 मान के चलते हैं, इसका 1 मान के चलते हैं, 1 एएमयू, और इसका भी क्या मान के चलते हैं, 1 एएमयू। लिख लो एक बार फटाफट, लिख लो। साइड हो जाता हूं मैं, लिख लो। हाँ भाई, लिख लिया होगा, खोज करके तुम लिख सकते हो यार, है ना, आराम से। ठीक है, ये एएमयू का मतलब भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ये सब मैंने लिख दिया। एक इसमें कभी तुमको अगर एक्चुअल में ऑप्शन ऐसा आ जाए ना, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, और उससे बाद आता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम कैलकुलेशन में मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन के अप्रोक्सीमेट क्या मान के चलते हैं, सेम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है, इसलिए उसको क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। क्लियर होगी ये बात? चलो, तो इसके लिए इसके बाद एक रिलेशन और तुम लिख सकते हो कि सर मास ऑफ प्रोटॉन बराबर 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, ये आराम से तुम निकाल सकते हो, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ये जब एटॉमिक स्ट्रक्चर सेकंड चैप्टर जब चालू होता है ना 11th क्लास का, ये वापस पढ़ाया जाता है। तो तुमको मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि जब तुम सेकंड चैप्टर चालू हो, जब तुम पढ़ रहे हो, तो इसको आराम से रिलेट कर पाओ कि ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ गई ना? चलो, आगे बढ़ते हैं फिर। एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी पढ़ ली, ठीक है। चलो, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एटॉमिक मास पे। किस पे आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक मास पे। चलो, एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है सर? सिंपल सी अगर लैंग्वेज में बात करें तो मास ऑफ एन एटम। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें, एक ही लाइन में बात करें, तो मास ऑफ एन एटम, उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे। तुमको एक बहुत खास बात बताऊं, बताऊं क्या? ठीक है, जो पहले के टाइम पे हमको पता है कि आज के टाइम पे तो हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास, लेकिन पहले के टाइम पे नहीं निकाल सकते थे। पहले की बात कर रहा हूं मैं, बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी इनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हम नहीं निकाल सकते थे, तो हम किसी के रिलेट में करके मास निकालते थे। क्या करके मास निकालते, किसी के रिलेट में करके। बात समझ में आ रही? ठीक है, जैसे तुमने तराजू देखा होगा ना, ठीक है, वे बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं। एक तरफ 1 kg 2 kg के बाट रखे होते हैं, एक तरफ हम किसी भी चीज को वे कर सकते हैं, तो किसी के रेस्पेक्ट में मास निकालते हैं ना। वही चीज करी पहले भी। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड माना गया, एनसीईआरटी में क्लियर दे रखा है, हाइड्रोजन को माना गया। लेकिन आज के टाइम पे जो स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, वो हम मान के चलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑप्शन में, कोई बड़ी बात नहीं है। 12C, इसको हम मान के चलते हैं, ये वन ऑफ द आइसोटोप है किसका, कार्बन का। वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ कार्बन, वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ कार्बन। ये पढ़ेंगे आइसोटोप क्या होता है, आज के लेक्चर में हम इसको आइसोटोप को भी देख लेंगे। वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ क्या होता है, कार्बन होता है। इसको स्टैंडर्ड मान के हम बात करने वाले हैं। तो मैं तुमको एक चीज बताऊं, एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो होती है भैया एएमयू। क्या होती है, एएमयू। क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट।
ये सब 9th से पढ़ा दिया जाता है इसको, है ना। लेकिन हम वापस इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है, क्या होता है, 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम। ये हमको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए कि 1 AMU। अब सर AMU के आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, 1 AMU बराबर क्या होता है, 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम। इसको क्या बोलते हैं, AMU। बात समझ में आ रही, इतनी बात क्लियर। अब मैं तुमको, अगर इतनी बात समझ में आती है, तो अब मैं तुमको एटॉमिक मास की एक डेफिनेशन, ये छोटी वाली डेफिनेशन तो अपने लिख ही ली, एक जो डेफिनेशन है एक्चुअल में वो भी लिख लेते हैं। लिखो, लिखो। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज अ नंबर, atomic mass is a number, atomic mass is a number which tell us, which tell us that that how many times heavier, which tell us that how many times heavier than what, अरे अभी तो पढ़ाया था, how many times heavier than what, 1/12 1/12 mass of 1C12 atom, 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम। ये डेफिनेशन रटने मत बैठ जाना, है ना, कई बच्चे इसको रटने बैठ जाएंगे, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। चल, एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, AMU। क्या होती है, AMU होती है। चलो, बट सर आज के टाइम तो हम जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास निकाल सकते हैं, तो क्या एटम का मास नहीं निकाल सकते क्या? अरे बिल्कुल निकाल सकते हो, किसने मना किया। तो हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से। अरे किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से निकाल सकते हैं। और मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से हम जब ने हमने मास देखा, तो ये आया मास ऑफ 1C12 एटम। कितना आया, ये आया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये भी हमको याद नहीं करना है, नहीं करना याद, जो याद करना है वो मैं अभी बताने वाला हूं। तो बताओ, 1 AMU बराबर हमने देखा था 1/12 मास ऑफ, अरे बोलो यार, मास ऑफ 1C12 एटम। इस वैल्यू को उठा के रख दो, मिल गई हमको वैल्यू। तो क्या निकल के आएगा, 1/12 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। रख सकते हैं। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 2 स्टार लगा लो इस पे, और यही हमको याद रखनी है, यही हमको याद रखनी है। 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। लिख लो आराम से। ये ध्यान रखना, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। लिख लिया, लिख लो आराम से, पॉज करके तुम लिख सकते हो, आराम से लिख लो, लिख लो आराम से। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लिया हो तो बढ़े आगे। चलो, तो अगर ये चीज लिख ली हो तो हम आगे बढ़ते हैं कि सर जैसे मास ऑफ ऑक्सीजन एटम की अगर हम बात करें, मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम की हम बात, अगर एटॉमिक मास लिख दिया तो वन ऑक्सीजन एटम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। अरे बोलो यार, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना, 16 AMU। कितना टाइम्स आया उस वैल्यू का, AMU का कितना टाइम्स आया, 16 टाइम्स। अगर मैं तुमसे यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता, कैसे, ऐसे, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ग्राम, तो क्या करते, तो क्या करते, अरे सर अभी तो रिलेशन बताया, 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। और नेक्स्ट क्लास में तुमको पता लगेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं इतनी आराम से तुमको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर भले ही लंबा हो जाए, लेकिन ये जो तुमको बेसिक में सिखा रहा हूँ ना, ये मान लो कि अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए ना, जो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है ना, उसके जो पिलर्स होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो इसलिए यार इस बेसिक को आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, कोई भी चीज स्किप नहीं कर रहा, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आती है यार। चलो, तो हम एक मास की बात कर सकते हैं जिसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या नाम है इसका, रिलेटिव एटॉमिक मास।
सर ये मास क्या होता है? बहुत ही हलवा, कुछ नहीं है इसमें। अगर वो मैंने जो रिलेशन तुमको पढ़ाया था कि अगर कभी भी रिलेटिव वर्ड आ जाए तो क्या करना है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसका क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो आ जाओ, अगर मेरे को रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाई किसके रेस्पेक्ट में? अरे सर अभी तो याद करवाया था हमने, 1/12 मास ऑफ 1/12 मास ऑफ 1C12 अभी ये इसलिए सिखाता हूं मैं बच्चों को, जो रिलेट में करके निकालते हैं ना उसका क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कर दिया डिवाइड। बताओ इस वैल्यू का मतलब क्या है, 1 AMU। अरे है या नहीं है? है ना, मतलब इसका मतलब ये भी किस में निकलेगा, AMU में। अरे सर मजे करा दिया आपने। तो AMU से AMU क्या हो जाएगा, कैंसिल। अभी तो सिखाया था जिसकी भी रिलेटिव एटॉमिक मास किसी के भी आगे रिलेटिव वर्ड लगा दिया उसकी यूनिट ही नहीं होगी, उसकी यूनिट ही नहीं होगी। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, ये क्वांटिटी हो गई यूनिटलेस। इसकी कोई सी भी यूनिट नहीं होती है। चलो, तो इसके बाद अगर मेरे को जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करनी हो, ऑफ ऑक्सीजन, तो अभी बताया था ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, 16 AMU। नीचे 1 AMU को डिवाइड कर दिया, कट गया, कितना आ गया, 16। बताओ कोई यूनिट निकली क्या? अरे बताओ कोई यूनिट निकली क्या? नहीं निकली ना, बात समझ में आ गई है। ये हो, तो अगर तुमको इतनी बात समझ में आती है तो अगर मैं तुमसे अब आगे इसको लिख लो, फटाफट लिखो, लिखो पहले इसको। लिख लिया क्या? लिख लो, लिख लिया। चल, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन बोला कि सर एक ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है सर, और दो मास ऐसे लिखे हुए हैं, 16 AMU और 16। बताओ ये ऑक्सीजन एटम का कौन सा मास है? अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो हमको छप गया दिमाग के अंदर। क्या आएगा ये, एटॉमिक मास। ये कौन सा मास है सर, ये है रिलेटिव एटॉमिक। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अरे बात समझ में आ रही है क्या? चलो तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं एक नई टर्म लेके आ रहा हूँ जो कि तुमने 9th क्लास में सुनी होगी। सर आपने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो हमने कभी सुना नहीं होगा। यही इस लेक्चर की खास बात है, यही इस लेक्चर की बात खास बात है कि जो हम पूरे आज के लेक्चर को 9th और 10th से रिलेट कर रहे हैं। ये आइसोटोप तुमने सुना होगा, क्या होता है आइसोटोप? क्या होता है आइसोटोप? लिखो, लिखो। एटम्स, एटम्स, एटम्स with identical atoms with identical atomic number, atoms with identical atomic number, but but different mass number, but different mass number is called isotopes, is called isotopes। कुल मिला के इतनी सी बात है कि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। बात समझ में आ गई? तो देख लेते हैं एग्जांपल, देख लेते हैं। जैसे मैं तुमको एग्जांपल बताऊं, जैसे हाइड्रोजन एटम है, इसके आइसोटोप्स की बात करूं तो ये तुमने अरे देखा होगा यार, मैं बोल रहा हूं ना, देखा होगा 1s2 1s3। ठीक है, ये इसको बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। ठीक है, प्रोटियम। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। बात समझ में आ गई? रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इसको तुम डी भी लिख सकते हो, और डी। इसको तुम और पी। पिक्चर क्लियर है, पिक्चर क्लियर है। ये जो मैंने ये जो रिप्रेजेंटेशन किया है इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ये तुमने पढ़ा होगा बचपन में, इसको हम पढ़ेंगे भी, आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो जेड होता है ना वो होता है एटॉमिक नंबर। अरे क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ये जो ए होता है ना वो क्या होता है, मास नंबर। ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे, टेंशन मतलब बिल्कुल भी, क्या होता है क्या नहीं होता। तुमने सुना भी होगा एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लिख सकते हो, आगे पढ़ेंगे हम आगे के लेक्चर्स में, तो उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये जो एक्स है वो सिंबल ऑफ एलिमेंट है, सिंबल ऑफ एलिमेंट है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ये तो आगे इसलिए मैं बता देता हूँ तुमको, ये आगे इसलिए मैं बता देता हूँ, बाकी कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, बाकी कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट। चलो,
तो यहाँ पे ये इसका एटॉमिक नंबर, ये इसका मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एटॉमिक नंबर सब में क्या है 1, अरे एटॉमिक नंबर सब में क्या है 1, मास नंबर ध्यान से देखो 1 2 और 3। तो यही तो बोला था मैंने कि आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। पिक्चर क्लियर हो? चलो इसके बाद इनकी मैं अबंडेंस, जो कि तुमको बिल्कुल भी याद नहीं रखनी। अबंडेंस का मतलब क्या होता है सर, नेचर में आइसोटोप्स की परसेंटेज को ही हम अबंडेंस बोल रहे हैं कि वो नेचर में कितना परसेंट मिल रहा है, किसका, इसका। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सबसे ज्यादा मिलता है 99.985%। इसकी बात करूं तो ये मिलता है 0.015%। और इसकी बात करूं तो ये ट्रेस अमाउंट में मिलता है, ट्रेस अमाउंट ऑन अर्थ, ट्रेस अमाउंट ऑन अर्थ। बात समझ में आ गई? याद नहीं रखना है, केवल देख लो। हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा मास, सबसे ज्यादा परसेंट है। तो तुम जो आज तक पढ़ते हुए आ रहे हो ना हाइड्रोजन का 1 AMU मास, अरे 1 AMU मास पढ़ते हुए आ रहे हो ना, वो इसी का तो मास है, वो इसी का तो मास है। किसका? 1H1 वाले का तो है कि नहीं है? तो क्योंकि ये नेचर में सबसे ज्यादा मिल रहा है इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 1। बात समझ में आ गई? अब सर आप ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चा कि अगर हम आइसोटोप्स को कंसीडर करके चलते हैं तो हम उनका जो एटॉमिक मास लिखते हैं ना उसको हम लिखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्या लिखते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास की वर्ड को रिप्लेस कर दिया मैंने, और वो किस में रिप्लेस कर दिया? अरे किस में रिप्लेस कर दिया? एवरेज एटॉमिक मास। मेरे हिसाब से बिल्कुल पिक्चर दिमाग में बैठेगी, क्योंकि अगर अगर हजारों बच्चों के दिमाग में बैठा ही है मैंने बात, तो ऑब्वियसली तुम्हारे भी बैठ ही जाएगी, है ना? ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। एवरेज एटॉमिक मास, अरे भैया अगर हम आइसोटोप्स को कंसीडर करके चलते हैं तो उसके लिए जो एटॉमिक मास लिखा जाता है किसी एटम का, वो कौन सा मास होता है? एवरेज एटॉमिक मास होता है। बात समझ में आ गई? तुम जब थर्ड चैप्टर पीरियोडिक टेबल में देखोगे उसमें जितने भी मास लिखे हुए हैं वो सब डेसिमल में देखने को मिलेंगे, तुमको पॉइंट्स में देखने को मिलेंगे। उसमें तुम देखोगे उन सब में आइसोटोप्स को कंसीडर करके मास निकाला गया है। मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी मास दे रखे हैं ना वो सब एवरेज एटॉमिक मास है। जो तुम ये लिखते हो ना, जो हर हर जैसे हम 16 AMU लिख देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU लिख देते हैं। तुमने कभी गौर भी किया होगा क्लोरीन का एटॉमिक मास हम लिख के चलते हैं 35.5 AMU। आ गया ना समझ में? इसका एटॉमिक मास क्या लिख के चलते हैं? 35.5। क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि सर अभी तुमको समझा दूंगा मैं इसका हम क्यों ऐसा लेके चल रहे हैं। क्योंकि हमने हमने इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों के मास को नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि ये नेचर में बहुत कम मिल रहे हैं तो इनको कंसिडर भी नहीं किया हमने। बट क्लोरीन के केस में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं उससे इसको समझाने से पहले उसको समझा देता हूँ। क्लोरीन के केस में क्यों नेग्लेक्ट नहीं कर सकते? क्योंकि क्लोरीन के जो आइसोटोप्स होते हैं नेचर में, वो उनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो नेचर में अबंडेंस होती है इनकी, परसेंटेज अबंडेंस की अगर मैं इनकी बात करूं तो इनकी जो अबंडेंस होती है वो होती है 75% और 25%। तो तुम इनको नेचर में क्या नहीं कर सकते? इसको नेचर में इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते एटॉमिक मास कैलकुलेट करते टाइम। लेकिन हाइड्रोजन के केस में तुम कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि परसेंटेज ही बहुत कम है। बात समझ में आ गई? आज हम क्या सीखने वाले हैं अभी? एवरेज एटॉमिक मास। क्या सीखने वाले? एवरेज एटॉमिक मास। तो आओ सीख लेते हैं, आ जाओ, आ जाओ। तो देखो, अगर मेरे को कोई एटम दे रखा है एक्स, इसका मास नंबर कुछ भी, अभी मैंने कुछ भी नहीं लिया, एटॉमिक नंबर कुछ भी है, ये एक्स एटम है, ठीक है, एक्स एटम। इसके मैंने दो आइसोटोप्स मान लिए एक्स। अब आइसोटोप्स है तो सिंबल तो सेम ही रहेगा, बस मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। चलो, परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस मान लेता हूं मैं इसकी A%, इसकी मान लेता हूं B%। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? चलो, तो मेरे को इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास, ये परसेंटेज अबंडेंस दे रखी हो या क्वेश्चन में तुमको रेशियो भी दे सकता है।
दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। आ जाओ, क्या है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला ये है, एवरेज एटॉमिक मास बराबर इसका मास नंबर इंटू नेचर में अबंडेंस। तो क्या हो जाएगा, A1 इंटू ए प्लस, रुक जाओ, अब देखो क्या करने वाला हूं, A2 इंटू बी डिवाइड बाई टोटल अबंडेंस। ये बन गया प्यारा सा फॉर्मूला। इधर देख लो आराम से क्या किया मैंने। अब जरूरी नहीं है दो ही दे रखे हो, तीन भी दे सकता है, चार भी दे सकता है, हमको कोई मतलब नहीं, कितने ही दे लो। क्या करते जाएंगे हम, सर परसेंटेज अबंडेंस उसका मास नंबर मल्टीप्लाई, परसेंटेज अबंडेंस उसका मास नंबर मल्टीप्लाई, प्लस परसेंटेज अबंडेंस उसका मास नंबर मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई टोटल अबंडेंस। बात समझ में आ गई क्या? अरे बात समझ में आ गई क्या? ये रटने मत बैठ जाना, ठीक है, रटने मत बैठ जाना, बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे लिए, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, रटने मत बैठ जाना। बात समझ में आ गई? अब सर मैं तुमको एक चीज क्लियर बता देता हूँ, केवल फॉर्मूला याद करने से क्वेश्चन नहीं होते। जब तक उनको अप्लाई करना हमको नहीं आएगा ना, तो हम भूल जाओ कि जेई और नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। ना 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 ना, अब वो बात नहीं है भैया, जेई और नीट में सिलेक्शन ऐसे नहीं हो जाते। केवल हमको फॉर्मूला याद नहीं करना, उस पे अप्लाई भी करना आना चाहिए। चल तो अप्लाई कर लेते हैं, आ जाओ। जैसे मेरे को क्वेश्चन है, कैलकुलेट, लिखो, लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, average atomic mass of chlorine which have two stable isotopes, which have two stable isotopes, कौन कौन से? एक तो ये लिख लो Cl35, और ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना उसकी अबंडेंस, ऐसे लिख लेना यार, ऐसे लिख लेना Cl, ऐसे लिख लेना, कैसे, ऐसे Cl35 Cl37। नेचर में अबंडेंस इसकी 75% क्वेश्चन में दे रखी है तुमको, और इसकी दे रखी है 25%। ठीक, ये क्वेश्चन में दे रखा है तुमको, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। कैसे निकालेंगे, आ जाओ, आ जाओ, पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आ जाओ। देखो नेचर में हमको अबंडेंस दे रखी है इसकी कितनी, अरे कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 75%। इसकी कितनी दे रखी है, 25% दे रखी है ना। अरे दे रखी है ना, कैसे करेंगे, आ जाओ। एवरेज एटॉमिक मास का सर आपने फॉर्मूला बताया था, परसेंटेज इंटू मास नंबर, परसेंटेज इंटू मास नंबर। तो आ जाओ 75 इंटू, अरे उसके ही मास नंबर को मल्टीप्लाई करें, पता चले पड़ोसी के मास नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, मत करना गलती, ठीक है ना। हाँ, प्लस 25 इंटू 37 डिवाइड बाई 75 प्लस 25। ओहो, इतनी जल्दी मत करो सर, इतनी जल्दी मत करो, 75 प्लस 25। अब इसको बच्चा है ना ऐसे कैलकुलेशन लेके घबरा जाता है। अरे भाई अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करने बैठे हैं तो इतनी मैथ तो तुमने 10th क्लास तक सीखी ही होगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि सर 75 डिवाइड बाई 100 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37, 25 इंटू 37 डिवाइड बाई, अरे बोलो यार, 100। एक एक चीज मैं तुमको करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब तो आई जानी चाहिए, 3/4 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, अरे आ जाएगा ना यार, ये लो 3/4, 1/4, 1/4, कैलकुलेट कर लेना आराम से, हो जाएगा तुमसे। और इसका एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा 35.58। तो सर जो हमको है ना 9th क्लास में रटवा दिया जाता था, याद करवा दिया जाता था कि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 एमयू है, बट वो कैसे आता है कि हम इस वाले आइसोटोप की अबंडेंस को इसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इसको अगर कंसिडर करके मास निकाला जाएगा तो उस मास को हम बोलेंगे क्या, एवरेज एटॉमिक मास, और वो कितना आएगा, 35। बात समझ में आ गई क्या? अरे बात समझ में आ गई क्या, लिख लो इसको, लिखो फटाफट, लिखो, मैं साइड हो जाता हूँ। लिख लिया, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो। बोरोन हैज boron has two stable isotopes, boron has two stable isotopes, लिखो 10b, ब्रैकेट में लिख लो 81%
इसको 19 कर लो, 10 भी इसको 19 कर लो, 19%, एंड 11 भी इसको कर लो 81%। ये दे रखा है, कैलकुलेट कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, या एटॉमिक मास भी बोल सकता है, लेकिन अगर आइसोटोप को कंसीडर कर रहे हैं तो क्या मान के चलेंगे उस एटॉमिक मास को? एवरेज एटॉमिक मास। चाहे क्वेश्चन में लिख रखा हो चाहे नहीं लिख रखा हो, अगर हमको आइसोटोप की परसेंटेज दे रखी है, मतलब वो हमसे क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा है? एवरेज एटॉमिक मास। बात समझ में आ गई है? चलो, तो कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन कैसे निकालेंगे? अब मेरे को पता है, सब बच्चे कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। 19 इंटू 10 प्लस 81 इंटू 11 डिवाइड बाई 19 प्लस 81। कैलकुलेट करो, साइड बताता हूँ, कैलकुलेट करो। लिख लिया? क्या आया? अरे क्या आया? 10.81 एएमयू। चेक करो 10.81 एएमयू आ गया। चल, एक तरीके का तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि सर जब परसेंटेज दे रखी होगी तो हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, चाहे 2 का दे रखा हो चाहे 3 का दे रखा हो, सब कर सकते हो। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं तुमको दे देता हूँ करने के लिए। लिखो लिखो आयरन आयरन हैव three isotopes Fe54, Fe56 and Fe57। लिखो लिखो फटाफट। लिख लिया? चल, कितना कितना परसेंट दे रखा है? 5%, 90% एंड 5%। अब वही निकाल रहे, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन। कर लो आराम से कर लो, आराम से कर लो। जब तुम इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा एवरेज एटॉमिक मास का 55.95 एएमयू। कर लेना आराम से, हो जाएगा तुमसे। कुछ भी नहीं करना, अरे कुछ भी नहीं करना यार। क्या करोगे? 54 इंटू 5%। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई एक बार, आराम से चेक कर लेना, आराम से चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना। डिवाइड बाई क्या होगा? 5 प्लस 90 प्लस 5 प्लस 90 प्लस 5। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आई है? ये कैलकुलेशन चेक कर लेना, इसका आंसर 55.97। ठीक, एक तरीके का तो क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरे तरीके का क्वेश्चन लिखो, दूसरे तरीके का क्वेश्चन लिखो, दूसरे तरीके का क्वेश्चन लिखो। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्स, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 16.2 एएमयू। 16.2 एएमयू। what are the percentage of what are the percentage of what are the percentage of isotopes ये लिख लो। what are the percentage of, लिखो what are the percentage of isotopes x16 and x18। अब सर इसको कैसे करें? ये तो क्वेश्चन है उल्टा पूछ लिया, बहुत ही आसान है। आ जाओ कैसे करते हैं। देखो एक्स एटम दे रखे हैं, इसके दो आइसोटोप दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं? 16 और, अरे क्या क्या दे रखे हैं? 16 और 18। एक को वाई मान लो, अरे वाई मान सकते हैं ना। एक की अबंडेंस को क्या मान लो? वाई। परसेंटेज पूछे, अबंडेंस पूछे, सब में हमको ऐसे ही करना है। बात समझ में आ गई? चलो, तो एक को वाई मान लो, दूसरा कितना हो जाएगा? अरे सर ये तो बचपन में बहुत करे, टोटल 100% होती है ना। अरे टोटल 100% होती है ना, तो अगर एक को वाई मान लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा? 100 माइनस। बात समझ में आ गई? लगाओ फॉर्मूला, लगाओ फॉर्मूला। 16.2 बराबर, हाँ भाई, अबंडेंस इंटू मास नंबर, y इंटू 16 प्लस 100 माइनस y इंटू 18 डिवाइड बाई y प्लस 100 माइनस y। और यहां से तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, बच्चों वाली कैलकुलेशन आराम से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से तुम्हारा y आ जाएगा 90%, और
y आ जाएगा 90% और y और 100 माइनस वाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10%। बात समझ में आ रही है? तो बताओ ये इस x में कितना परसेंट था 90%, ये कितना परसेंट था 10%। आराम से देख लो ये कितना परसेंट था 10%। कर सकते हैं। y 90% आएगा और ये कितना आएगा 10%। लिखो, फटाफट लिखो, आराम से समझो। सर ने क्या माना, एक को y मान लिया, दूसरा अपने आप क्या हो गया 100 माइनस वाई। सर 3 आ जाएंगे जब क्या करेंगे, बच्चों को ये डाउट आता है, सर 3 आ जाएंगे तो जब क्या करेंगे। तो बेटा सुनो, आराम से सुनो, लिख लिया, चल लिखो, लिखो। बोरोन, बोरोन exists in form of, boron exists in form of 10b and 11b isotopes. Boron exists in form of 10b and 11b isotopes. तुमको एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन दे रखा है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन दे रखा है, कितना दे रखा है 10.8 AME। कितना दे रखा है 10.8 AME। और तुमको निकालनी है, लिखो, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ 10b एंड 11b, what are the percentage of 10b and 11b are। कैसे निकालेंगे, अब यार सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे सर, बोरॉन 10b 11b, एक को क्या मानोगे y, एक को क्या मानोगे 100 माइनस वाई। बात समझ में आ गई। तो एक को y माना, एक को 100 माइनस वाई माना, ये परसेंटेज अबंडेंस हो गई तुम्हारी। और फॉर्मूला लगाओगे और मेरे हिसाब से हर बच्चा फॉर्मूला निकाल लगाने के बाद इसका आंसर आराम से लेके आ सकता है। इसका तो आंसर आएगा 80% और इसका आंसर आएगा 10%, 20%। 10 कैसे आएगा, 20 आएगा। क्या लगाओगे फॉर्मूला, बता ही देता हूँ यार, बता ही देता हूँ, इतना कुछ बता दिया तो ये भी बता देता हूँ। बताओ क्या आएगा, y इंटू 10 प्लस 100 माइनस वाई इंटू 11 डिवाइड बाई y प्लस 100 माइनस वाई। ये लो, लगा दिया। तो आराम से भाई 80% आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा, इसका परसेंटेज कितना आएगा, इसका तो परसेंटेज आएगा 20% और इसका परसेंटेज आएगा कितना, बोलो यार 80%। निकाल लेना आराम से, तुमको 10.8 दे रखा है, आराम से लिख लो इसको, मैं साइड हो जाता हूँ, लिखो आराम से। चेक किया गया, सर गलती कर दी आपने, क्या गलती कर दी, जानबूझ के गलती कर दी कि बच्चे क्वेश्चन तो करें। अरे इसका कितना आएगा, इसका तो आएगा 20% और इसका आएगा 80%। ठीक, चल, तो आज की क्लास एंड करते हैं। तो आज की क्लास में हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है चीजों को, है ना। और यहां तक हम कहां तक पहुंच गए, कहां तक पहुंच गए, एवरेज एटॉमिक मास तक। बच्चा सीधी सिंपल सी चीजें हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करके और बहुत अच्छे लेवल तक हम लेके जाएंगे, तुमको पता लग जाएगा क्वालिटी का। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होती है, ठीक है। तो इसमें हमने एटम का क्या मास लिखा जाता है, एटॉमिक मास। आइसोटोप्स को कंसीडर करोगे तो क्या मान के चलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। क्वेश्चन में चाहे वो लिख के दे या नहीं दे, जब भी आइसोटोप्स की परसेंटेज देगी तो हमको क्या मान के चलना है, एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर हो गया, चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं।